हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, मैं नीशू। हम पढ़ रहे हैं आप घटना चक्र पूर्वालोकन के शॉर्ट नोट्स, जो आपको यूपी आरओ प्लस यूपी पीसीएस 2024 के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखना है। चैप्टर नंबर 5 है हमारा, भारत में उपनिवेशी शासनकाल या ब्रिटिश शासनकाल में होम चार्जेज को हम क्या कहते हैं? गृह शुल्क भी कहते हैं। गृह शुल्क, होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। तो भारत से जो संपत्ति दोहन होती थी उसका नाम क्या था? तो होम चार्जेज या गृह शुल्क के रूप में ये होता था। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी तो देखते हैं। लंदन में इंडिया ऑफिस, लंदन में अगर कोई इंडिया ऑफिस बनाई गई है तो उसके भरण पोषण के लिए जो निधि या जो पैसे का प्रयोग होता था वो कहाँ से होता था? तो भारत की संपत्ति से या भारत के खजाने से किया जाता था। भारत में और भी देखते हैं, तो भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भी कहाँ से दिए जाते थे? तो वो भी भारत की संपत्ति से या भारत के खजाने से दिया जाता था। तो ये सभी किसके तहत आते थे? आपके गृह चार्जेज या होम शुल्क के तहत आते थे। अगला है हमारा, ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंपीरियल प्रेफरेंस, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके इंपीरियल प्रेफरेंस का मतलब क्या है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि भारत में ब्रिटिश आयात, तो भारत से जो ब्रिटिश आयात किए जाते थे उस पर विशेष छूट दी जाती थी, उसी को क्या कहते हैं? इंपीरियल प्रेफरेंस कहते हैं। अगला हम देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग, जब ब्रिटिश का शासन था तो भारत में जो धनिक वर्ग थे वो उनके द्वारा जो है भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दी गई। मतलब भू संपत्ति में वो सबसे ज़्यादा निवेश करते थे, जबकि उनको किस में निवेश करना चाहिए था? उद्योगों में, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते थे, इसलिए आपका उद्योग का विकास नहीं हो पाया। अगला हम देखेंगे, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ कौन कौन से थे? पण्य पदार्थ को हम क्या कहते हैं? स्टेपल कमोडिटीज भी कहते हैं। तो बंगाल से जो निर्यात की जाती थी, कौन कौन सी वस्तु निर्यात की जाती थी देखते हैं। कपास हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका कपास, रेशम, सोरा, अफीम प्लस नील। ये कुछ और भी पदार्थ थे, लेकिन ये मेन है, जो मुख्य पदार्थ है यही हैं। तो ये सभी आपके जो है बंगाल से निर्यात किए जाते थे। अफीम का निर्यात जो है मुख्य रूप से कहाँ किया जाता? तो अफीम का पैदावार जो है इंडिया में की जाती थी, लेकिन निर्यात जो है चीन को की जाती थी। तो ये डायरेक्ट ब्रिटिश न जाके कहाँ जाता था? ये अफीम चीन को भेजा जाता था, मतलब चीन को निर्यात की जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। अगला देखेंगे, अब है हमारा इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त या इजारेदारी व्यवस्था, इसी को कहते हैं। जमींदारी व्यवस्था भी इसी को कहते हैं। तो इसकी जो है शुरुआत आपका किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था? तो 1793 ईस्वी में किया था। इसमें ये पूछा जाता है कि इस्तमरारी, इजारेदारी या स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रणाली किसने शुरू की? तो आपका किसने शुरू की? कॉर्नवालिस ने। कब की? तो 1793 में की। ये कितने प्रतिशत क्षेत्र पर था? मतलब ब्रिटिश का शासनकाल जितने क्षेत्र पर था उसके 19% क्षेत्र को कवर करती थी आपकी इस्तमरारी बंदोबस्त प्रणाली। अब ये कौन कौन से क्षेत्र आते थे इसमें, ये भी देखते हैं। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 हो गया आपका, प्लस यूपी का जो है बनारस, ये भी, यहाँ भी जो है इस्तमरारी बंदोबस्त लागू थी। तो ये आपको पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पर इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त लागू थी? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्लस यूपी का बनारस क्षेत्र। अब इसमें जो है आपका 10/11 भाग जो है कंपनी को दिया जाता था। इनकी लगान जो है फिक्स थी, इनको वसूल करने का 10/11 भाग दिया था। जमींदार जो है 1/11 भाग लेता था। इन दोनों की लगान फिक्स होती थी, जबकि कृषकों के पास कुछ बचे या किसानों के पास कुछ बचे या ना बचे, लेकिन इन दोनों की लगान फिक्स थी। ये जमींदार जो है वसूल करता था किसानों से, उसके बाद किसको देता था? कंपनी को देता था। आगे हम देखेंगे इसी में स्थायी बंदोबस्त में और भी चीज़ें हैं। स्थायी बंदोबस्त किससे किया जाता था? तो स्थायी बंदोबस्त जो है सरकार द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार थी वो जमींदारों से करती थी, और जमींदार जो है आपका किसानों से वसूल कर किसको देते थे? सरकार को देते थे।
स्थायी बंदोबस्त के तहत जो है लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह भूमि, पड़ती भूमि, ये सभी जो है निर्धारित न होने के कारण विवाद में पड़े रहते थे। अब विवाद क्यों होते थे? क्योंकि जमींदार इस पे अपना हक जताते थे, जबकि इस पे हक किसका होना चाहिए? किसानों का होना चाहिए, लेकिन जमींदार जो है इसको अपने अधीन रखते थे इन सभी भूमि को। अगला देखेंगे हम, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। बहुत कम जमींदार ही जो है पट्टा जारी किए, बाकी किसी ने नहीं किया। इसका कारण क्या था पट्टा न जारी करने का? तो जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ब्रिटिश जो है इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करते थे, इसलिए जैसे इनके ऊपर कोई कार्यवाही न होने से तो ये खुला छूट था कि ये कुछ भी करेंगे, कोई मना नहीं करेगा इन्हें, तो इसलिए ये पट्टा नहीं जारी करते थे। अगला हम देख, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट को ही आपका स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट को लागू करने का कारण क्या था? तो ये कारण ये था कि भू राजस्व का जो दर है वो निर्धारित कर दिया जाए। इस वजह से बिहार में भी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था कि जो एक निश्चित राशि आनी चाहिए भू राजस्व की, जैसे सरकार को 10/11 भाग और ज़मींदार के लिए 1/11 भाग कन्फर्म थी, इनकी निश्चित राशि थी। तो वही इसी चीज़ को लागू करने के लिए बिहार में भी परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया था। आगे हम देखेंगे, बंगाल सरकार ने क्या किया कि बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को जो है लागू किया। इसमें कहा गया कि भूमि मालिकों या जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया जाए। इसमें ये कहा गया कि जो जमींदार हैं, किराएदार हैं, इनके जो अधिकार हैं उसको परिभाषित किया गया। आगे हम देखेंगे अब रैयतबाड़ी व्यवस्था के बारे में या रैयतबाड़ी बंदोबस्त के बारे में। इसे लागू किसने किया था? तो इसे लागू जो है टॉमस मुनरो प्लस कैप्टन रीड, ये इनके जन्मदाता कहे जाते हैं। जैसे कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता कहा जाता है, वैसे ही आपका टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को जो है रैयतबाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। अब हम देखते हैं, ये भी आपका भू राजस्व वसूली का एक प्रणाली थी। इसे लागू किया गया था भू राजस्व वसूली करने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं? रैयतबाड़ी व्यवस्था। रैयत का मतलब होता है किसान, और किसान जो है डायरेक्ट जो है लगान अपना सरकार को देते थे, इसलिए ये रैयतबाड़ी व्यवस्था के नाम से जानी गई। इसमें हम देखते हैं तो अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू किया। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू होती? तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में। कब लागू होती है? तो 1792 ईस्वी में। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसके जन्मदाता कौन थे? तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। और ये लागू कब हुई थी? तो 1792 में। कहाँ सबसे पहले लागू हुई? तो तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू हुई थी। टॉमस मुनरो ने 1809 में इसे लागू किया, और 1820 में मद्रास में किसने लागू किया? तो मुनरो ने। अगर पूछा जाए कि पूरे मद्रास में किसने लागू किया, तो आपके मुनरो ने कब लागू किया था? 1820 में लागू किया था। एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी में किसने लागू किया? तो आपके एल्फिंस्टन ने लागू किया था। याद रखिएगा, एल्फिंस्टन ने आपके बम्बई प्रेसिडेंसी में या बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया था। रैयतबाड़ी व्यवस्था जो है ब्रिटिश क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर थी? तो ये आपका 51% भाग को कवर करती थी। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे उसके बारे में देखते हैं। तो मद्रास आता था, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम, इसी को हम कह सकते हैं पश्चिम भारत, और दक्षिण भारत में भी ये प्रचलित थी। अगर इस तरह से आपका क्षेत्र वाइज डिवाइड हो, जैसे मद्रास हो गया, बम्बई हो गया, पूर्वी बंगाल, तो आप ऐसे ले सकते हैं, नहीं तो पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं तो असम के बाद ये कुर्ग में भी लागू थी। कुर्ग कहाँ है? तो कर्नाटक का एक जिला है कुर्ग, वहाँ पे भी ये लागू थी। रैयत मीन्स किसान। रैयत या किसानों को भूमि का जो है मालिकाना हक दिया गया था कि किसान जो डायरेक्ट को, मतलब किसान ही अपना डायरेक्ट लगान किसको देंगे? सरकार को देंगे। अभी तक बिचौलिए का काम कौन करता था? तो जमींदार करता। जमींदार जो है किसान का लगान कहाँ पहुँचाता था? सरकार के पास पहुँचाता था। तो अगला हम देखेंगे,
ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था को लागू किया। तो ब्रिटिश सरकार ने जो है भारत के अलग अलग भागों में, जैसे आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त को लागू कर दिया, और पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत में आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया। ऐसे ही आपका महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया अलग अलग क्षेत्र में। तो यही बात ये कहा जा रहा है। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। तो ये दोनों जो है एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला हम देखेंगे, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपका 1900 में पारित किया गया, जिससे जो है इसमें क्या कहा गया, कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया, कि जो कृषक की भूमि है वो किसी गैर कृषक के पास जो है हस्तांतरित या स्थानांतरण नहीं किया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ये बात पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में कही गई है। अगला पॉइंट है हमारा, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? ये पूछा गया क्वेश्चन है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 ईस्वी में हुई थी। और कितने लाख पूंजी के साथ हुई थी, मतलब कितने पूंजी के साथ हुई थी? तो 5 लाख पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी हो गई, जो वर्तमान में भी कार्यरत है। तो इससे आपका ये क्वेश्चन बनता है कि द असम कंपनी जो है भारत की सबसे पुरानी कंपनी है, तो ये कहाँ है और ये अभी भी कार्यरत है या नहीं? तो वर्तमान में भी ये चल रही है, व्यावसायिक कंपनी है। आइए अगला देखते हैं, जजमानी जो है आपका, जजमानी प्रथा कहाँ प्रचलित थी? तो उत्तरी भारत में प्रचलित थी। 12 बलूट प्रथा आपका महाराष्ट्र में प्रचलित था। मिरासिस आपका तमिलनाडु, टीएन का मतलब होता है तमिलनाडु में प्रचलित थी। अडाडे आपका कर्नाटक में प्रचलित था। तो ये सारी प्रथाएं हैं कहाँ कहाँ प्रचलित थी, जैसे जजमानी आपका उत्तरी भारत में, 12 बलूट आपका महाराष्ट्र में, मिरासिस आपका तमिलनाडु में, अडाडे आपका कर्नाटक में प्रचलित थी। अगला हम देखेंगे, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व। तो ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो जैसे आपका क्वेश्चन पूछ लिया कि ब्रिटिश भारत में जो है सैन्य बल पर कितना खर्च किया जाता था, तो ये आपका 40% जो है किस पे खर्च किया जाता? सैन्य बल पर खर्च किया जाता था। अगला देखते हैं, नौरोजी द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत, या जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रेन थ्योरी या धन का सिद्धांत, धन बहिर्गमन सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। तो ये किसने परिभाषित किया था? दादा भाई नौरोजी ने परिभाषित किया था या प्रतिपादित किया था। इसे हम अपवाह सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी या धन बहिर्गमन सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसके तहत इसमें क्या परिभाषा दी गई है देखते हैं। तो भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था, कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तो धन के अपवाह सिद्धांत में हम देखते हैं क्या कहा जाता है। तो इसमें यह परिभाषा दी गई कि भारत से जो धन संपत्ति एवं माल जा रहा है ब्रिटेन, उसके बदले में ब्रिटेन हमें कुछ देता नहीं है, कोई भी शुल्क नहीं देता, कोई भी कुछ, उसके बदले में ब्रिटेन हमें कुछ नहीं दे रहा है। यही था आपका ड्रेन थ्योरी। आगे देखते हैं, नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने अपने लेखों एवं पुस्तकों, लेख और पुस्तक, लेख इनका क्या था? तो इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ये पूछा जाता है कि सबसे पहले किसमें प्रकाशित हुआ? तो ये आपका इनका लेख था, इंग्लैंड डेट टू इंडिया में प्रकाशित हुआ था। क्या प्रकाशित हुआ? धन का बहिर्गमन सिद्धांत, जिसे हम ड्रेन थ्योरी कहते हैं, वही प्रकाशित हुआ। फिर इनकी पुस्तक है आपका, पुस्तक में कौन सी आ जाएगी? तो ये सारी पुस्तक के नाम है। तो इनका लेख एक ही था आपका, इंग्लैंड डेट टू इंडिया। अगर आपको पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया दिया रहे और इंग्लैंड डेट टू इंडिया दिया रहे, तो सबसे पहले आप टिक इस पे कीजिएगा, इंग्लैंड डेट टू इंडिया पे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर भी यही लिया गया है। तो हम देखते हैं नौरोजी ने अपने लेखों और पुस्तकों में, जैसे लेख उनका क्या था? तो इंग्लैंड डेट टू इंडिया। पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो वो भी देख लेते हैं, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ द इंडिया के माध्यम से अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया या ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था? आपका नौरोजी ने अपने पुस्तकों और लेखों में किया था। ये चारों ही आप याद कर लीजिएगा, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
इंग्लैंड डेट टू इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से इन्होंने ड्रेन थ्योरी दिया। और ये आपका पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया कब प्रकाशित हुई, तो 1901 में प्रकाशित हुई थी। इसमें आपका ईयर पूछा था कि कब ये प्रकाशित हुई थी, तो 1901 में नौरोजी द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। अगला पॉइंट है हमारा, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, बिकॉज इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। तो हम जैसे क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा निर्यात अच्छा रहता है, निर्यात बहुत अधिक होता है, तो हमारा क्या है, भारत का व्यापार संतुलन जो है अच्छा चल रहा है, मतलब अपने अनुकूल चल रहा है। लेकिन निर्यात तो होता था, लेकिन निर्यात के एवज में उससे जो धन मिलना चाहिए था वो मिलता तो नहीं था ना, वो नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपका व्यापार संतुलन बना हुआ था। अगला हम देखते हैं, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो इसका वही कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा था, हमें कोई मतलब उसका क्या कहेंगे लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन निर्यात हमारा बैलेंस चल रहा था कि निर्यात जब अधिक होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन हमारे अनुकूल चल रहा है। आज भी यही आपके इकोनॉमिक की थ्योरी है, चाहे तो आप पढ़ के देख सकते हैं। लेकिन उसका प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि अंग्रेज उसके जो निर्यात करते थे उसका लाभ हमें नहीं मिलता था, क्योंकि वो धन हमें नहीं चुकाते थे, वो ऐसे विशेष छूट के तहत निर्यात कर लेते थे। अगला हम देखेंगे, नौरोजी ने इसे अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है। तो दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन को क्या कहा है, तो अनिष्टों का अनिष्ट कहा है, ये याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसने कहा कि अनिष्टों का अनिष्ट बहिर्गमन का सिद्धांत है, तो ये आपके नौरोजी ने कहा था। औपनिवेशिक के आर्थिक आलोचक थे, उपनिवेश के आर्थिक आलोचक कौन थे, तो ये आपके नौरोजी जी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, आर.सी. दत्त आदि सभी थे। जैसे आपका पूछा जाए कि धन के बहिर्गमन के सिद्धांत से कौन कौन सम्मिलित है, तो आपके दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, आर.सी. दत्त रमेश चंद्र दत्त हो जाएंगे, जी सुब्रमण्यम हो जाएंगे। आर.सी. दत्त की एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत पर बल दिया है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या है, आर.सी. दत्त ने अपने लेख में प्रकाशित किया था, अपनी पुस्तक में इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में धन के बहिर्गमन सिद्धांत की बात की थी, तो ये भी याद रखिएगा। अगला हम देखेंगे, नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत, इसी को हम ड्रेन थ्योरी भी कहते हैं। उत्सारण सिद्धांत, धन बहिर्गमन सिद्धांत, आप कुछ भी कह लीजिए, बात एक ही है। तो नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता, कौन नहीं करता है, सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां जो है ये विश्वास नहीं करते हैं धन के बहिर्गमन सिद्धांत पे। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये जो है अगर ब्रिटिशों का साथ देते, मतलब ये कहा गया था कि अगर आप ब्रिटिशों से मतलब हमारा साथ देंगे, ब्रिटिश का साथ देंगे, तो इनके जो पिछड़ेपन है, इनके समुदाय का जो पिछड़ापन है, तो इन्हें वो लोग शिक्षित करेंगे, सुख सुविधाएं देंगे, मतलब नौकरियों में इनको प्रेफरेंस देंगे। इस वजह से, इस लालच की वजह से ये जो है धन के बहिर्गमन सिद्धांत का आलोचक हैं, या फिर यूँ कहे उसका समर्थन नहीं करते हैं। नौरोजी, इनका कार्यकाल 1825 से 1917। नौरोजी ने 1865 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। तो ये आपका पूछा जाता है कि किसके साथ मिलकर नौरोजी ने लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ कब किया, तो 1865 ईस्वी में किया था। इसका कार्य क्या था लंदन इंडिया सोसाइटी का, तो भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना, कि भारत में ब्रिटिश कितना अत्याचार कर रहे हैं उसका प्रचार करना था। अगला हम देखेंगे, 1892 में नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। तो 1892 में जो है कौन चुना गया था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, तो नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। कब चुने गए थे, 1892 में, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया। ये किस पार्टी से चुने गए थे, लिबरल पार्टी से चुने गए थे, या हम कहें उदारवादी दल से चुने गए थे। जो भी ऑप्शन में दिया रहे उसको मान लीजिएगा। लिबरल मीन्स भी उदारवादी ही होता है, उसका वो इंग्लिश नाम है, ये हिंदी नाम है, दोनों ही पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे, या तो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए। अगला हम देखेंगे, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर नौरोजी ने पुस्तक लिखी। तो नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी,
इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी नामक पुस्तक लिखी थी। अगला हम देखेंगे अनौद्योगिकरण के संदर्भ में, मतलब औद्योगिकरण मतलब उद्योग आपका यहाँ विकसित नहीं हुआ, उसका क्या अर्थ था, क्यों नहीं विकसित हुआ यहाँ पे, ये देखना है हमें। अनौद्योगिकरण के संदर्भ में यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, तब इस प्रक्रिया में और तेजी आ गई कि यहाँ पे अनौद्योगिकरण बढ़ने लगा। अगला हम देखेंगे, कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। तो ये पूछा जाता है कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये किसने कहा, तो ये आपके कार्ल मार्क्स ने कहा। आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि आपका दक्षिण भारत में सिंचाई अर्थव्यवस्था का या सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो आर्थर कॉटन को माना जाता है। बेमियान या बनिया ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था। तो बेमियान क्या था, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट हुआ करता था। ये मिलान के लिए दिया हुआ था क्वेश्चन। अब मिरासीदार किसे कहते हैं, तो ये राज्य का नामित राजस्वदाता होता था और ये अर्थ उत्तराधिकारी था। कौन सा, अर्थ मतलब धन से संबंधित था। औरंग के बारे में हम देखेंगे तो फारसी शब्द है, इसका अर्थ होता है गोदाम, और माल भंडारण किया जाता था। इस औरंग में क्या किया जाता, माल का भंडारण किया जाता था। तो ये बेमियान निकल रहा है। बेमियान जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट होता था। मिरासीदार आपका राज्य का नामित राजस्वदाता था। औरंग जो है आपका माल भंडारण किया जाता था वहाँ पे औरंग में। अगला है हमारा, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम क्या था, तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आर्थिक तौर पर जब 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन था तो उसका परिणाम क्या था, तो भारत में जो है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो रहा था, मतलब भारतीय कृषि का जो है व्यवसायीकरण हो गया था। अगला देखेंगे हम, औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या क्या क्या है, देखते हैं। तो जैसे आपके भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। भारतीय दस्तकारी के तहत हम देखेंगे, इसमें था आपके उद्योग नष्ट हो गए। भारत पर मुक्त व्यापार की नीति को लागू किया गया। भारतीय माल पर अत्यधिक चुंगी लगाया गया या कर लगाया गया। ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत से कच्चे माल का निर्यात किया गया। तो ये सभी जो है औद्योगिक क्रांति के पूर्वार्ध में जो भारत पर पड़े प्रभाव थे उसके बारे में हमने देखा। अगला है हमारा चैप्टर 1857 की क्रांति का प्रारंभ। तो हम देखेंगे 1857 की क्रांति, इसका प्रारंभ कब माना जाता है, तो 10 मई कहाँ से माना जाता है, मेरठ से माना जाता है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसका प्रारंभ कब हुआ 1857 की क्रांति का, तो 10 मई को माना जाता है। कहाँ से हुआ, तो मेरठ से हुआ। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। तो सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार कहती है कि अब हम बंदूक जो है ब्राउन बेस को हटा के नवीन एनफील्ड राइफल लाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, तो उसमें हम देखते हैं। तो इस जो नवीन एनफील्ड राइफल थी, इसमें क्या होता था कि पहले इस बंदूक को जो है मुंह से काट के फिर उसके बाद चलाना होता था। तो कारतूस के ऊपरी भाग को, जो कारतूस था बंदूक में लगाई जाती थी, उसके ऊपरी भाग को पहले मुंह से काटना होता था, उसके बाद जो है उसको चलाई जाती थी बंदूक को। तो कारतूस से भरी कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। और इसी में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूसों में जो है गाय और सूअर की चर्बी है। तो जो भाग मुंह से काट रहे थे उसमें यह था कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी मिला के आपको कट। तो इससे सैनिक समझ गए कि ये हमारे धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। तो जैसे हिंदुओं के लिए गाय बहुत प्रिय है और मुस्लिमों के लिए जो है सूअर बहुत मायने रखता है। तो इस तरह से उनको लगा कि ये हमारे जो है ब्रिटिश अधिकारी जो है हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ विद्रोह फैल गया
और देखेंगे हम आगे, तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। तो कहाँ पे किया? बैरकपुर में। ये बैरकपुर कहाँ है? आपके पश्चिम बंगाल में है। अब ये कब किया था? तो 29 मार्च 1857 को सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। और ये बैरकपुर में सब नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये आपके मंगल पांडे, मुख्य विद्रोही आपके कौन थे? तो मंगल पांडे। मंगल पांडे जो है किससे संबंधित है? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। ये भी पूछा जाता है कि मंगल पांडे ने जो है बैरकपुर में कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। और ये कब की घटना है? तो 29 मार्च 1857 की है। और ये किस नेटिव से संबंधित है? 34वें बंगाल नेटिव से संबंधित थे। अगला हम देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान जो है बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? तो ये आपके बख्त खान थे। इनका नेतृत्व, मतलब ये वास्तविक नेतृत्वकर्ता थे। बहादुर शाह आपके कौन थे? तो ये मुगल सम्राट थे बहादुर शाह। इन्होंने इनको मतलब नियुक्त किया था कि ये वास्तविक आपके नेतृत्वकर्ता होंगे। इन्हीं को जो है बहादुर शाह ने शाह ए आलम की उपाधि दी थी 1857 में। अगला हम देखेंगे, इन्हें हम सेनापति भी कह सकते हैं एक तरीके से। 1857 में लंदन से प्रकाशित टाइम्स समाचार पत्र में W.H. रसेल ने लिखा, किसने लिखा? W.H. रसेल ने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। तो ये किसने लिखा? आपके W.H. रसेल ने लिखा। ये कहाँ से प्रकाशित हो रही थी? तो आपका लंदन से हो रहा था। अब कब की बात है? तो 1857 की। मैगजीन कौन सा था? तो टाइम्स समाचार पत्र था, जिसमें यह कहा गया कि उत्तर भारत में जो है गोरे आदमी की गाड़ी को जो है कोई अपना मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देख रहा है, मतलब सब उसको शत्रु समझ रहे हैं। अगला देखेंगे हम, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। 1857 को क्या कहा जाता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ये पहली घटना है। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, कब पहुंचे थे? तो 11 मई को मेरठ से कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। सर्वप्रथम ये दिल्ली ही पहुंचते हैं 11 मई को। ये चलते कहाँ से हैं? तो मेरठ से। कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर मतलब पुनर्प्राप्ति या दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। तो किसके नेतृत्व में किया गया? निकलसन के नेतृत्व में किया गया। कितने महीने के घेरे में? तो 3 महीने के घेरे में। कब किया गया? 20 सितंबर 1857 को जो है अंग्रेजों ने फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अगला हम देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई, इनका मूल नाम क्या है? मणिकर्णिका। मूवी आपने देखी होगी, तो उनका नाम मणिकर्णिका होता है। और इनकी समाधि कहाँ है? तो ये समाधि इनके ग्वालियर MP में है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1835 को कहाँ पे हुआ था? गोलघर वाराणसी में हुआ था। तो पूछा जाता है आपका कि लक्ष्मीबाई का जो है जन्म कहाँ हुआ? तो बनारस में हुआ था, गोलघर में। मतलब गोलघर एक जगह है बनारस में, वहाँ पे हुआ था। और इनका नाम क्या है? मूल नाम क्या है? तो मणिकर्णिका नाम है। इनकी समाधि कहाँ है? तो ग्वालियर में है। इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का? तो झांसी से किया था। और बरेली से कौन किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था 1857 का नेतृत्व। लखनऊ या अवध से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। ये अपने बेटी के नेतृत्व बिरजिस कादिर में, जो 4 वर्ष के पुत्र थे इनके, उनको गद्दी पर बैठाया था और नेतृत्वकर्ता खुद थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो सर्वाधिक संख्या आपका अवध से थी। तो सबसे ज़्यादा सिपाही कहाँ के भर्ती थे 1857 के विद्रोह में? तो अवध से। लगभग कितने थे? तो 75,000 सैनिक भर्ती थे वहाँ से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि नाना साहब जो थे कानपुर के ये शासक थे, तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन है? तो ये आपके तात्या टोपे, या इनका एक नाम और है राम। तो तात्या टोपे का मूल नाम है आपका रामचंद्र पांडुरंग रामचंद्र, इनका मूल नाम है। तो इनको को जो है कमांडर इन चीफ किसने बनाया था? तो नाना साहब ने बनाया था। नाना साहब के सलाहकार कौन थे? तो अजीमुल्ला खां
थे। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि नाना साहब के सलाहकार कौन थे, तो अजीमुल्ला खान थे। और इनके कमांडर इन चीफ कौन थे, तो तात्या टोपे या रामचंद्र पांडुरंग थे। याद रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह में किसे जो है उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, फांसी पर चढ़ा गया, तो ये आपके तात्या टोपे थे। इनके जो है मित्र ने इनको धोखा दे दिया और इनको जो है फांसी अंग्रेजों के द्वारा चढ़ा दी गई। तो इनका कब से कब तक इनका था, तो 1814 से 1859 तक ये रहते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दी गई। कब फांसी दी गई, 1859 को। तो ये पूछा गया डेट है कि 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को जो है फांसी दी गई थी। अगला हम देखेंगे कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से जो है नेतृत्व कर रहे थे, तो ये आपके जगदीशपुर और आरा, दो जगह से ये नेतृत्व कर रहे थे। और ये दोनों का क्षेत्र कहाँ है, तो बिहार में। जगदीशपुर प्लस आरा दोनों ही आसपास के क्षेत्र हैं और दोनों जगह से ये जो है नेतृत्व कर रहे थे। अगर केवल एक पूछा जाए तो ये टोटल बिहार से नेतृत्व करता थे कुंवर सिंह, ये पूछा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। असम में जो है 1857 की क्रांति का नेता कौन था, तो दीवान मनीराम दत्त थे। तो ये अब जो भी पूछा जाएगा, मतलब जो भी दिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका 1857 का और क्रांति। तो असम से कौन नेतृत्व करता थे, मनीराम दत्त थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। उर्दू आपका थोड़ा सा गलत लिखा है, ऐसे रहेगा उर्दू। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है, तो आप इनको बता सकते हैं मिर्ज़ा गालिब ने जो है आपका देखा है 1857 का विद्रोह। ये कहाँ के निवासी थे, तो ये जो है आगरा के निवासी थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, तो सबसे ज़्यादा किस राजवंश ने जो है अंग्रेजों को सहायता दी थी, ये थे आपके ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया जो है अंग्रेजों के क्या थे, मित्र थे एक तरीके से, तभी इनकी सहायता कर रहे थे। तो सर्वाधिक सहायता इन्होंने ही दी थी, इसी वजह से इन्होंने 1857 का विद्रोह जीत भी लिया था। इनके अंग्रेजों के एक स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि अगर शायद सिंधिया में सहायता न देते तो हम जीत नहीं सकते थे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। अगला हम देखते हैं, ये देख तो आगे ही इन्होंने कहा है। कैनिंग ने कहा यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। इसका मतलब इनको कल ही देश छोड़ के भागना पड़ेगा अगर सिंधिया भी इस विद्रोह में शामिल हो जाते हैं, मतलब ये भी विद्रोही बन जाए, ब्रिटिशों को खदेड़ने पे आ जाए, तो इनको कल ही जो है अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ेगा। अगला हम देखेंगे, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, मतलब इन पे कोई रिएक्शन नहीं दिया, एक जैसे बने रहे, ना कोई पॉजिटिव रिएक्शन ना कोई निगेटिव रिएक्शन, तो ये तटस्थ रहे। तो ये आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षित जो मध्य वर्ग थे उन्होंने क्या इस विद्रोह में भाग लिया या नहीं लिया या तटस्थ रहे, तो ये जो है तटस्थ रहे, मतलब इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किस जो है वर्ग ने जो है आपका 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो सबसे पहले आपके हैं साहूकार और जमींदार, इन दोनों ने जो है भाग ही नहीं लिया, बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया कि कुछ ऐसा चल भी रहा है 1857 के विद्रोह जैसा, तो ये दोनों जो है इससे अलग रहे। जबकि खेतीहर मजदूर कृषक ने इसमें भाग लिया था 1857 में। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, याद रखने वाले। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हम आपको बना के बता रहे हैं। किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की, तो हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ कभी बगावत ही नहीं की। जबकि विजयनगर का राजा, तमिलनाडु के पोलीगार, त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी ने, ये सभी ने विद्रोह किया था। अगला है हमारा 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो प्रभावित नहीं था, तो एक आपका चित्तौड़ नहीं प्रभावित है, दूसरा आपका मुंगेर,
दोनों ही जो है 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं थे। अगला हम देखेंगे तो मौलवी जो अहमद उल्ला थे, ये कहाँ से थे? तो ये आपके अवध का क्षेत्र या फैजाबाद से, मोस्टली आपका फैजाबाद दिया रहता है। अगर फैजाबाद नहीं दिया है तो अवध क्षेत्र देता है, क्योंकि अवध से किसको लिया जाता है? तो बेगम हजरत महल को लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो फैजाबाद है आज का अवध ही कहलाता है। फतेहपुर से तो कौन था? तो फतेहपुर से जो है नेतृत्व करता अजीमुल्ला खां थे। ये भी याद रखिएगा, अजीमुल्ला खां कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो फतेहपुर से नेतृत्व कर। इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो लियाकत अली खां कर रहे थे। अगला है हमारा स्थान और नेतृत्वकर्ता, देखते हैं। संभलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुरेंद्र शाही। ये आपका यूपी स्पेशल है शायद, नहीं मतलब पूरे ऐसे इंडिया लेवल पे लिया गया है। संभलपुर से जो है आपका सुरेंद्र शाही थे। गंजाम से आपके राधा कृष्ण दंडसेना थे। कश्मीर से आपके गुलाम सिंह थे। और दिल्ली से जो है नवाब हामिद अली खां कर रहे थे। तो ये सभी जो है इन जगहों से नेतृत्व कर रहे थे। कैनिंग जो है गवर्नर जनरल कब बन के आता है? तो 1856 से 1862 ईस्वी तक रहता है। तो कैनिंग जो है आपका गवर्नर जनरल रहता है इस टाइम पे। 1857 के विद्रोह में गवर्नर जनरल कौन रहता है? आपका कैनिंग रहता है। कैनिंग के बारे में हम जरा देखते हैं। तो कैनिंग है आपका इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाता है। कैनिंग जो है किसको आपातकालीन मुख्यालय बनाता है? तो इलाहाबाद को बनाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरेसे कमांडिंग ऑफिसर थे। तो ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि मंगल पांडे जिस नेटिव से उन्होंने विद्रोह किया था 34वीं नेटिव से, वहाँ के जो है कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? तो सर जॉन बेनेट हैरिस थे। याद रखिए, लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस कमांडिंग ऑफिसर थे। अगला हम देखेंगे 1857 की क्रांति जो है उस टाइम पे ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो पामस्टन थे। ये भी आपका क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि 1857 के क्रांति के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन थे। कौन था? पामस्टन। 1857 की क्रांति के असफलता के कारण क्या थे? क्यों ये असफल हो गया यह क्रांति? तो देखते हैं। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। कोई योजना नहीं बनाई गई थी कि यह विद्रोह कैसे हम आरंभ करेंगे और इसको कैसे ख़त्म करेंगे, किस लेवल पे लेके जाएंगे, ऐसा कोई योजना नहीं बने थे। ना ही कोई इसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा था कि नहीं हम ऐसे ऐसे इस रास्ते पे, वो ना नेतृत्व करता थे। सब अलग अलग जगह से नेतृत्व कर रहे थे, कोई एकजुट नहीं हुआ। अगला हम देखेंगे सिपाहियों में एकता की कमी थी, इसलिए भी यह विद्रोह असफल रहा। प्रायः भारतीय राजाओं ब्रिटिश सरकार का साथ दे रहे थे। जो भारतीय राजा थे या रियासत वाले थे, ये सभी जो है ब्रिटिश सरकार का साथ दे रहे थे। जैसे आपका सिंधिया साथ दे रहा था, ग्वालियर का सिंधिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। ब्रिटिश सिपाही जो थे उनके पास अच्छे अच्छे हथियार थे, वो जो है एकजुट थे, और जबकि आपके भारतीय एकजुट नहीं थे। ये 3-4 कारण हैं आपके 1815 की असफलता के, याद रखिएगा। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। अंग्रेज जो है राजपूत राज्यों में, कहाँ पे? राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्यों सफल रहे? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। अगर स्थानीय शासक जो है क्रांतिकारियों का साथ देते तो ये सफल ना होते अंग्रेज। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैलबॉग तथा जनरल नील की मृत्यु हुई थी। तो जब लखनऊ का विद्रोह चल रहा था उस टाइम पे लॉरेंस की मृत्यु, हैवलॉक की मृत्यु प्लस आपके नील की मृत्यु हो गई थी। जबकि निकलसन कहाँ था? तो दिल्ली में था। ये आपका क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि कौन कौन था जो लखनऊ में उस टाइम पे मौजूद था जिसकी मृत्यु हो गई थी, जबकि निकलसन कहाँ से था? मतलब वो नेतृत्व कहाँ से कर रहा था? दिल्ली से कर रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। लखनऊ में नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? आपके हेनरी लॉरेंस, जनरल हैवलॉक थे और जनरल नील थे। ये जो है तीनों जो है कहाँ से कर रहे थे? लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे। जबकि आपका निकलसन कहाँ से कर रहा था? तो दिल्ली से कर रहा था।
और आपका नील की जो है लखनऊ में मृत्यु हो जाती है। तो सिर्फ नील की होती है, न कि तीनों की होती है। तो यह बात याद रखिएगा। तो पूछा जाता है कि नील की मृत्यु किस मतलब विद्रोह के दौरान हुई, तो 1857 के, और कहाँ पे हुई थी, तो लखनऊ में हुई थी। अगला है हमारा 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। तो 1857 के विद्रोह को क्या कहा जाता है कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और ये असफल हुआ। अगला है हमारा बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला तथा अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक जो है उनका साथ देने से कतरा गए। मतलब बहुत सारे जो थे रियासत थे, देसी रियासतें, ये जो है बहादुर शाह जफर का साथ नहीं दिए, मुगल बहादुर शाह द्वितीय का साथ नहीं दिए थे। अगर शायद साथ देते तो ये सभी जो 1857 का विद्रोह है ये आपका अंग्रेजों के पक्ष में न होकर भारतीयों के पक्ष में होता, मतलब भारतीय सफल होते। तो यहाँ पे हम अगला देखते हैं। जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदी मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। तो ये पूछा जाता है कि आउट्रम और टेलर ने क्या कहा। तो इन्होंने 1857 के विद्रोह को कहा कि यह हिंदू और मुस्लिम का एक षड्यंत्र, बस एक षड्यंत्र है और कुछ भी नहीं है। लॉरेंस और सीले क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं केवल यह सैनिक विद्रोह है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि लॉरेंस और सीले ने क्या कहा कि यह सिर्फ सैनिक विद्रोह है। टी.आर. होम्स कहते हैं यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है। कौन सा युद्ध है, तो 1857 का जो है यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है। अब हम देखते हैं वी.डी. सावरकर के बारे में। तो वी.डी. सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसे जो है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। तो किसने कहा स्वतंत्रता की पहली लड़ाई? विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ऐसा कुछ इन्होंने कहा है 1857 के बारे में। इनकी पुस्तक के बारे में जरूर याद रखिएगा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, याद रखिएगा। अगला हम देखें भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। ये आपका पूछा गया है क्वेश्चन कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो ये आपके सुरेंद्रनाथ सेन थे। एस एन सेन कहें या फिर सुरेंद्रनाथ सेन कहें, तो ये दोनों नाम दिए जाते हैं, याद रखिएगा। इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है, 1857। तो एस एन सेन की पुस्तक कौन है, 1857। जब कब प्रकाशित हुई, तो 1957 में प्रकाशित हुई थी। और वी.डी. सावरकर की पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, याद रखिएगा। दोनों ये तीनों चारों पुस्तक जो है मिलान के लिए देते रहते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। प्रथम भारतीय कौन थे, तो सैयद अहमद खान थे। इनकी बुक कौन सी है, तो असबाब ए बगावत ए हिंद। सैयद अहमद खान की बुक है असबाब ए बगावत ए हिंद। अगला हम देखेंगे किसने कहा कि 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये जो है आर.सी. मजूमदार ऐसी बात कहते हैं 1857 के बारे में। ये कहते हैं जो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इनकी बुक है आर.सी. मजूमदार की द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये आपको चारों पांचों बुक जो है दे दी जाती है लगाने के लिए कि किसने क्या कहा है, कौन सी पुस्तक लिखा है। अब हम देखेंगे आर.सी. मजूमदार के बारे में। आर.सी. मजूमदार प्लस एस.एन. सेन या सुरेंद्रनाथ सेन ने 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था में मापते हैं। ये क्या कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय राष्ट्रवाद अपने अभी भ्रूणावस्था मतलब अभी गर्भ में पल रही है। मतलब जैसे बच्चे जो होते हैं गर्भ में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, भ्रूणावस्था कहते हैं। अभी ये बहुत क्या कहेंगे, अभी बस स्टार्ट हुई है। तो अगला हम देखेंगे 1 नवंबर 1858 से भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश ताज का नियंत्रण होता है। तो आपके ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कब से होता है, 1 नवंबर 1858 से भारतीय प्रशासन पर होता है। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए
किसी भी विचार का परित्याग किया गया। अब क्या है, अब जो अभी नियम निकला 1857 अधिनियम के तहत, इसमें ये कहा गया कि ब्रिटिश साम्राज्य अब किसी भी भारतीय राज्य को मिलाएगा नहीं अपने में। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था आपका पील आयोग। पील आयोग किससे संबंधित है? तो 1857 के गठन से संबंधित है या दमन के गठन से संबंधित है, याद रखिएगा। पील आयोग में कौन कौन था? तो जोनाथन नील की अध्यक्षता में यह गठित की गई थी पील आयोग। इसके द्वारा सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। यहाँ पे क्या दिया गया? पील आयोग इसलिए गठित की गई कि अब रेजिमेंट में जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजित किया जाएगा सैनिकों को। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जोनाथन नील कर रहे थे। अगला पॉइंट है हमारा 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। तो कौन कौन प्रांतों से सिपाहियों को लिया गया? पहले आपके गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से लिए गए। तो ये सभी अब इन सैनिकों का क्या कहेंगे आपका अधिक, इन सैनिकों को अधिक लिया गया। अब अवध से कम किया गया सैनिकों का। अवध से सबसे ज़्यादा सैनिक थे, लेकिन अब वहाँ से न लेके अब आपके गोरखा से लिया गया, सिख से लिया गया, पंजाबी से लिया गया। तो अब इन सैनिकों की मात्रा को अधिक किया गया। पहले आपके अवध और लखनऊ क्षेत्र से ज़्यादा सैनिक शामिल थे। अगला चैप्टर है हमारा 7 नंबर अन्य जन आंदोलन को। अब हम देखेंगे इसको अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।